हेलो दोस्तों, मैं अपने पहले वीडियो में CHS के 9th क्लास का जो टेस्ट हुआ था 29 अप्रैल 2024 में, तो उस एग्ज़ाम के पेपर का मैथमेटिक्स पोर्शन क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक का मैं अपने पहले वीडियो में सॉल्व करके सॉल्यूशन आप लोगों को दिया हूँ। और अब इस वीडियो में मैं आपको उसी CHS के पेपर को, जिसका एग्ज़ाम 29 अप्रैल 2024 में हुआ था, उस 9th क्लास के CHS के पेपर का SST का पोर्शन जो क्वेश्चन 31 से लेकर 50 तक का है, उसका जवाब मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन इस जवाब को देने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस CHS के क्वेश्चन को केवल आप CHS के लिए नहीं स्टडी करें, बल्कि आप उन सभी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव कंपटीशन या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूप में तैयारी करें, क्योंकि मैंने इस CHS के एग्ज़ाम को देखा है और इसके प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद यह अनुभव किया है कि अगर बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से करें, इन प्रश्नों को ठीक से हल करें और ठीक से इनकी स्टडी करें, तो केवल ये प्रश्न CHS के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि उनके लाइफ में एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पे सभी प्रश्नों के लिए बेहतर होंगे। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब अपने जुबान पे याद कर लें, क्योंकि मैंने इन प्रश्नों के जवाब को UPSC में पूछे जाने वाले प्रश्नों से तुलना किया है और देखा है कि ये प्रश्न वहाँ पे भी पूछे जाते हैं, अच्छे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इन प्रश्नों का आपको जवाब देते हैं। जैसे कि इस पेपर का 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत सरकार के अधीन किस मंत्रालय ने G20 इंडिया ऐप लॉन्च किया। तो बता दिया जाए कि इसमें ऑप्शन दिया है बच्चों, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। इसमें आपका सही आंसर होगा बच्चों, मैं आपसे बता दूं कि इसमें G20 इंडिया ऐप लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है वो विदेश मंत्रालय है, ये आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध कब और कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब होगा बच्चों कि नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो युद्ध हुआ था वो प्लासी में हुआ था सन 1757 में। ओके। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, मतलब 33 SST का तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो पहला है आपका मैसूर हैदर अली, ये भी सही है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ये भी सही है। जोधपुर शिवाजी, तो मैं आपसे बता दूं बच्चों कि जोधपुर शिवाजी का ये जो सुमेलित है यह गलत है, क्योंकि ये नहीं था। ठीक है, चौथा ऑप्शन भी आपका सही है, लेकिन शिवाजी अगर होते तो ये शिवाजी जोधपुर के नहीं थे। आप सभी को पता है कि शिवाजी कहाँ के राजा थे। क्या आप लोगों को पता है? क्योंकि शिवाजी का संबंध रायगढ़ से था। अब यहाँ देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, जॉन फासे ने 2023 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। तो हमने इसका स्टडी किया और हमें ये पता चला बच्चों कि ये जॉन फासे ने 2023 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो अक्सर करके एग्जाम में बच्चे कोई बोध गया पे ट्रिक लगाता है, कोई लुम्बिनी पे ट्रिक लगाता है। तो मैं आपसे बता दूं बच्चों कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, जो बनारस में स्थित है, एक छोटा सा शहर है, और सारनाथ में अपना उन्होंने पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ध्यान दीजिए, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विलय के सिद्धांत के तहत झांसी राज्य पर कब कब्जा किया गया था। तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विलय के सिद्धांत के तहत झांसी राज्य पे कब्जा दोस्तों मैं आपसे बता दूं सन 1853 से सन 1854 के मध्य किया गया था। ये बुक में जब आप इसकी स्टडी करेंगे बच्चों
तो सन 1852 और 53 दिखाएगा, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया है इस ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन सही होगा। सन 1853 से 1854 के मध्य कब्जा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान दीजिए बच्चों कि नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को हम मल्चिंग कहते हैं। हम इसे मल्चिंग कहते हैं, ये याद रखें। ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1947 से पहले देश का प्रथम लोहा और इस्पात संयंत्र था? तो बता दिया जाए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा 1947 से पहले देश का प्रथम लोहा और इस्पात संयंत्र था? तो बता दिया जाए कि वो था आपका पहला ऑप्शन जो है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड सन 1947 से पहले देश का प्रथम लोहा और इस्पात संयंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं, यहाँ ऑप्शन दिया है कपास, मक्का, जूट और बाजरा। तो इन ऑप्शन में आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, जूट। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो जूट है ये गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। कारण ये है कि देश में जूट की जो खेती होती है, जो बिजनेस होता है, ये बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। इसकी कमी से, इसी बढ़ोतरी से देश के अर्थव्यवस्था पे काफ़ी तेज़ी से प्रभाव पड़ता है। तो जूट को देश का गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये आपका जवाब होगा पहला दोस्तों, रघुवर दास को। अभी फिलहाल में वर्तमान समय में ओडिशा का राज्यपाल रघुवर दास है, ठीक है। अगर यही पूछा होता कि इस समय उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ हम जवाब देते कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री इस समय नवीन पटनायक हैं। लेकिन जवाब हमको देना है कि उड़ीसा का राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि हाल ही में उड़ीसा का राज्यपाल रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। रघुवर भारत में सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, भारत में सभी लुप्त जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेड डाटा बुक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हमारा ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोन किए जाने वाले पहले स्तनपायी का नाम और प्रजाति क्या थी? तो ध्यान दीजिए, एसएसटी का क्वेश्चन है, क्लोन किए जाने वाले पहले स्तनपायी का नाम और प्रजाति क्या है? तो बच्चों आपसे बता दिया जाए कि क्लोन किए जाने वाले पहले स्तनपायी का नाम और प्रजाति है डाली भेड़। क्या है ये? डाली भेड़। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, नेक्स्ट है आपका, रबी फसलों की खेती की अवधि क्या है? रबी फसलों की खेती की, रबी यहाँ पे है और यहाँ अवधि समय पूछ रहा है, यानी रबी फसलों की खेती की अवधि क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, रबी की खेती 15 नवंबर से स्टार्ट होती है, यानी अक्टूबर के बाद, और मार्च तक होती है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी, अक्टूबर से मार्च। ओके, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक सिंचाई पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक सिंचाई पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों हम आपसे बता दें कि ड्रिप प्रणाली होती है सिंचाई की एक, ये भी पद्धति है बाबू, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पे। तो निम्नलिखित में से किसे आधुनिक सिंचाई पद्धति के रूप में वर्गीकृत की गई है?
तो मैं आपसे बता दूं बाबू, ये ड्रिप प्रणाली जो दिख रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप आधुनिक सिंचाई पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका तीसरा सुमेलित सही होगा कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये आपका तीसरा सही होगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है, याद रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल यह CHS में नहीं, बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित की? ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित की? देख लीजिए, ये आपको CHS में CHS के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं आपसे बता दूं दोस्तों कि CHS के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा है उसमें आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं रखता है, लेकिन यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये रखता है कि क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए, कहा है ब्रिटिश संसद ने। इस बात पर गौर करिएगा, ये UPSC का एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित की? तो मैं बता दूं बच्चों कि यह सन 1858 में, यानी 1858 में ये सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को सन 1858 में हस्तांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने को क्या कहा जाता है? भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, हम आपसे बता दें कि भूकंप की शक्ति को मापने के प्रयुक्त पैमाने का नाम है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, याद रखें इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोलियम का घटक नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन पेट्रोलियम का घटक नहीं है? मतलब अगर बात करते हैं CNG की, LPG की, केरोसिन, तो ये तो सारे के सारे ज्वलनशील ही है, ठीक है। तो आपको बता दें, पेट्रोलियम हो, LPG हो या केरोसिन हो, ये तीनों के तीनों पेट्रोलियम के घटक हैं, ठीक है ना। CNG हो, LPG हो या केरोसिन हो, ये तीनों के तीनों पेट्रोलियम के घटक हैं। अगर कोई नहीं है तो वो ये है, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम का घटक नहीं है, तो ऑप्शन आपका सही हुआ D। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी क्वेश्चन UPSC, IAS या आपके किसी भी बढ़िया से बढ़िया एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को बार बार उल्लेखित किया गया है, बार बार पूछा गया है बच्चों। तो आज इस प्रश्न को आप अपने दिमाग में ठीक तरह से नोट कर लीजिए, जिसे हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को लोगों को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमा चलाए लोग जेलों में रखने की क्षमता दी थी? एक बार और रिवाइज करेंगे इसको। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को लोगों को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमा चलाए जेलों में रखने की क्षमता दी थी? तो मैं आपसे बता दूं बच्चों कि रोलेट एक्ट के तहत सन 1919 में 1919 में यह तय किया गया था कि लोगों को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए डायरेक्टली जेल में बंद किया जा सकता है। रोलेट एक्ट 1919 में यह तय किया गया था, रोलेट एक्ट के द्वारा 1919 में, कि ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को पकड़कर बिना केस के, बिना मुकदमे के आसानी से जेल में बंद कर सकती है। ओके।